आज हम अंगदान या देहदान के बारे में पढ़ेंगे। अंगदान क्या होता है? अंग का दान करना। तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के को अंग का दान कर देना या ऊतकों का दान कर देना क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। तो देखो, किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के किसी अंग एवं ऊतकों को दूसरे व्यक्ति के लिए दान कर देना अंगदान कहलाता है। अंगदान से दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को बनाया जा सकता है। अगला है देहदान या शरीरदान। अंगदान में अंगदान करते हैं, देहदान या शरीरदान में क्या करते हैं? पूरा शरीर का दान किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूरे शरीर का दान कर देना। जैसे शरीर में किडनी आती है, लीवर आता है, कॉर्निया, आँख की कॉर्निया को दान किया जाता है, तो दूसरे व्यक्ति की जिससे ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, उसको बोलते हैं शरीरदान या देहदान। तो मृत्यु के बाद शरीर को दान कर देना देहदान कहलाता है। इससे मृत शरीर से गुर्दे मतलब होती है किडनी, यकृत मतलब लीवर, त्वचा, स्किन, कॉर्निया, आँखों में कॉर्निया होती है, अन्य अंगों को निकालकर इन्हें दूसरे व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब दूसरे व्यक्तियों में लगाया जाता है और दूसरे व्यक्ति की जिससे ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान एवं देहदान का महत्व। अंगदान देहदान का क्या महत्व होता है? इसके बहुत सारे महत्व होते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। पहला तो जिससे उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। अंगदान या देहदान करने के बाद अंगदान या देहदान करना सात्विक दान माना जाता है। इसलिए महर्षि दधीची ने क्या अपने हड्डियों का दान किया था, जिसे सात्विक दान माना जाता है। इसके अलावा अंगदान या देहदान करने से विद्यार्थी परीक्षण कर सकते हैं, इससे कुशल चिकित्सक बन सकते हैं, प्रायोगिक कार्य किए जा सकते हैं। इसका मतलब तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा दान किए गए अंग एवं ऊतकों को दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर इनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है एवं खुशहाल बनाया जा सकता है। मृत्यु के बाद दान किए गए शरीर से गुर्दे मतलब किडनी, यकृत मतलब लीवर, त्वचा, कॉर्निया तथा अन्य अंगों को निकालकर उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है तथा उनके जीवन को बचाया जा सकता है। इसे सात्विक दान कहा जाता है। ऋषि दधीची ने पुरातन काल में हड्डियों का दान कर क्या किया था? सात्विक दान किया था। हड्डियों का दान कर सात्विक दान किया था। आगे देखो, दान किए गए मृत शरीर पर विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं और कुशल चिकित्सक बन सकते हैं, प्रायोगिक कार्य कर सकते हैं। भारत में 13 अगस्त को, इसको अंडरलाइन करना ये इम्पोर्टेंट है, भारत में 13 अगस्त को अंगदान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को अंगदान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीमती लक्ष्मी सहगल ने क्या किया था? 90 वर्ष की आयु में अपनी आँखों की कॉर्निया को दान किया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आँख का कॉर्निया का भाग दान किया जाता है, जिससे उन्होंने 2 व्यक्ति के जीवन में उजाला भर दिया था। इसी तरह बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अंगों को दान कर या अपने शरीर को दान कर दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाया था। ऐसे ही और व्यक्तियों का नाम है तथा साहित्यकार विष्णु प्रभाकर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, समाज सेवी नाना देशमुख ने अपनी देह का दान किया था। इसके अलावा क्रिकेटर गौतम गंभीर, साध्वी रितंबरा ने मृत्यु के बाद अपने देह के दान करने की क्या की है? घोषणा कर रखी है। गौतम गंभीर ने और साध्वी प्रज्ञा ने मृत्यु के बाद अपने अपने देह के दान की घोषणा कर रखी है। अंगदान और देहदान के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं? हर कोई व्यक्ति अंगदान या देहदान नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ शर्तें आवश्यक है। तो सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए कि व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र या इससे अधिक होना चाहिए। 18 वर्ष की उम्र या इससे अधिक होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति अंगदान व देहदान कर सकता है और अपने माता पिता या जो भी अभिभावक है उसकी सहमति भी होनी चाहिए। दूसरा, अंगदान देहदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, और इसके लिए कम से कम 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, अंगदान देहदान के लिए शर्तें क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, वह अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से अंगदान या देहदान कर सकता है। अंगदान एवं देहदान सभी व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म जाति लिंग का हो। इसके लिए 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। 2 गवाहों की उपस्थिति में सहमति होना अनिवार्य है।
ये हो गया हमारा अंगदान या देहदान। अगला है रक्ताधान। रक्ताधान का मतलब होता है रक्त का आधान करना, मतलब रक्त को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना। क्यों? क्योंकि किसी में रक्त की कमी हो जाए तो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाया जाता है। तो रक्ताधान मतलब होता है किसी एक व्यक्ति द्वारा रक्त को प्राप्त करना और दूसरे व्यक्ति में रक्त को स्थानांतरित करना है। रक्ताधान सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। वैज्ञानिक का नाम क्या है? डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने सबसे पहले रक्तदान किस में किया था? सबसे पहले रक्तदान उन्होंने भेड़ में किया था। एक भेड़ के रक्त को एक 15 वर्षीय बालक में चढ़ाया था। सबसे पहले रक्तदान उन्होंने भेड़ का रक्त लिया और एक 15 वर्षीय बालक में सबसे पहले रक्त को चढ़ाया था 15 जून 1667 को। तो देखो रक्तदान क्या होगा? एक व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर किसी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना। तो देखो किसी एक व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर उसके रक्त को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना रक्तदान कहलाता। सर्वप्रथम 15 जून 1667 में फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, ये नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने रक्तदान किया। इन्होंने भेड़ के रक्त को एक 15 वर्षीय बालक में चढ़ाया था। ये हो जाएगा रक्तदान, एक व्यक्ति से रक्त प्राप्त करना, दूसरे व्यक्ति को रक्त स्थानांतरित करना। रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता बहुत तरीके से होती है। पहला तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों होगी? अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए तो उसका रक्त बहुत ज़्यादा बह जाए तो उसके लिए रक्तदान की आवश्यकता होती है। दूसरी, किसी व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाए, ऑपरेशन वगैरह के टाइम में शल्य चिकित्सा कर रहे हैं तो रक्त की कमी हो जाए तो उस टाइम क्या होती है? रक्तदान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रक्त में प्लेटलेट्स की कम संख्या हो जाए तो रक्तदान, प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए रक्त चढ़ाना पड़ता है तो रक्तदान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोग जैसे हीमोफीलिया रोग हो जाए, रक्त संबंधित रोग, एनीमिया रोग हो जाए जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम होने लगती है, तो इसमें भी क्या होता है? रक्तदान की आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए। तो देखो रक्तदान की आवश्यकता क्यों क्यों होगी? चोट लगने एवं दुर्घटना होने पर व्यक्ति का रक्त बह जाता है तथा व्यक्ति को बचाने के लिए रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, शल्य चिकित्सा में रक्तहीनता होने पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, रक्त में बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स कम होने पर रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। आगे, हीमोफीलिया एवं एनीमिया रोग, ये रक्त से संबंधित रोग होते हैं जिसमें रक्त की कमी होती है। हीमोफीलिया एवं एनीमिया रोग में व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाने के लिए रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। अब रक्तदान के दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए कि रक्त कब किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है, किस किस अवस्थाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसके लिए कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो जिस व्यक्ति का रक्त ले रहे हैं और जिस व्यक्ति में रक्त स्थानांतरित कर रहे हैं उनके ब्लड ग्रुप चेक करने चाहिए। मतलब ABO प्रतिजन, जो एंटीजन होते हैं ABO, तो दोनों के, दाता समूह के और ग्राही के, जो दाता मतलब दे रहा है रक्त को और जो ग्राही मतलब रक्त ले रहा है, दोनों के ABO प्रतिजन को मिलान कर लेना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि रक्त में कोई भी, जो भी रक्त दे रहा है उसके रक्त में, रक्तदाता समूह के रक्त में क्या किसी भी हानिकारक तत्व की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। उनके RH कारक का भी मिलान कर लेना चाहिए। रक्त में किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होना चाहिए रक्त। इसके अलावा जो रक्त दे रहा है उसमें एड्स रोग, उसका हेपेटाइटिस, क्रोएट्स, जैकब्स रोग बोलते हैं जिसको, आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रक्तदान सबसे महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। तो देखो रक्तदान की दौरान सब बरती जाने वाली सावधानी क्या क्या है? रक्तदान, फर्स्ट पॉइंट है रक्तदाता एवं ग्राही दोनों के रक्त में क्या होना चाहिए? ABO प्रतिजन का मिलान कर लेना चाहिए। दूसरा, रक्तदाता के रक्त में यह जांच कर लेनी चाहिए कि उसके रक्त में हानिकारक तत्व तो नहीं है। तीसरा, रक्तदाता एवं रक्तग्राही दोनों का RH कारक का क्या करना चाहिए? मिलान करने चाहिए। RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है, उसका मिलान कर लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है किसी स्थिति में संग्रहित रक्त संदूषित नहीं होना चाहिए। जो संग्रहित रक्त हमने संग्रहित किया उसको दूषित होने से भी बचाना चाहिए। पांचवा है कि जो रक्तदाता उसको कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। रक्तदाता एड्स रोग या हेपेटाइटिस या क्रोएट्स, जेफेल्ड्स, इसको जैकब रोग बोलते हैं। जैकब रोग एक आनुवंशिक रोग होता है जिसमें क्या होता है,
शरीर पर एक्ने हो जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, अधिक लंबापन शरीर में आता है, याददाश्त में कमी आ जाती है, तो एक आनुवंशिक रोग है, ऐसा भी रोग नहीं होना चाहिए, इन रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट है रक्तदान डॉक्टर की सलाह से व डॉक्टर की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह होनी चाहिए और डॉक्टर की उपस्थिति में रक्तदान किया जाना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कल भी किए थे। देखो, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी का नाम क्या है? IgM, ये कल बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम क्या था? IgA। रक्त का सर्वप्रथम विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया था? कल बताए थे, कोल्ड लैंडस्टीनर ने। आगे देखो, गर्भ रक्ताणु कोरकता का कारण क्या है? ये कल बताया तुमको, आरएच कारक की बेजोड़ता या आरएच कारक की असंगतता के कारण क्या हो जाता है? गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग हो जाता है। आरएच कारक की बेजोड़ता मतलब एक में आरएच पॉजिटिव है, माता का रक्त मान लो माता में आरएच पॉजिटिव है, शिशु में आरएच नेगेटिव है, तो इसमें क्या हो जाता है? गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग। दोनों का सेम होना चाहिए इसके लिए। मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ होती है? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी पड़ी थी? जन्मजात या स्वाभाविक, दूसरी उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? मैंने तुमको बताया था, प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन सा आरएच कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ये भी आया था, सबसे महत्वपूर्ण आरएच कारक होता है RH-D, क्योंकि ये सर्वाधिक लोगों में पाया जाता है। समजात आधान क्या है? ये क्वेश्चन, समजात आधान क्या है, और एक क्वेश्चन आता है समजीवी आधान क्या है? समजात और समजीवी। समजात आधान में होता है कि ऐसा आधान जिसमें रक्त क्या होगा? अन्य व्यक्तियों के रक्त का संग्रहित करके उसका उपयोग किया जाएगा। अन्य व्यक्ति हैं, उसके रक्त का उपयोग अगर किया जाए उसको समजात आधान कहते हैं। अगर रक्त, उसी व्यक्ति का रक्त बाद में मान लो उसको चोट लग जाए तो उस टाइम यूज किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? समजीवी आधान। अगर अन्य व्यक्ति का रक्त यूज किया जाए तो समजात आधान, और उसी व्यक्ति का रक्त यूज किया जाए तो उसको बोलते हैं समजीवी आधान। ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है उसे समजात आधान कहते हैं। कौन सी प्रतिरक्षी आम वाली मतलब प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में पहुंच सकता है? ये भी कल आया था, IgG। मास्ट कोशिकाओं में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम IgE। आगे देखो, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका गैसों के विनिमय में संलग्न होती है? गैसों के विनिमय कौन करती है? RBC, लाल रक्त का कोशिकाएं। रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले विकल्पियों के नाम क्या है? IA, IB, IO। ये आगे आएंगे हमारे IA, IB और IO। A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप होता है और O ब्लड ग्रुप होता है। IO को I भी लिख सकते हैं, स्मॉल I भी लिख सकते हैं। A और B और O 3 ब्लड ग्रुप है, उसके आधार पर IA, IB और IO, या IO को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल I। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में देहदान करने वाले 2 व्यक्तियों का नाम क्या है? डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, यह भी आया था, और डॉक्टर ज्योति बसु। बहुत सारे व्यक्ति थे जिनमें 2 के नाम पूछे तो डॉक्टर विष्णु प्रभाकर और डॉक्टर श्री ज्योति बसु।